जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, पहला जो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं वो ये है कि सेट्स क्या है। सबसे पहले तो हम लोग समझें कि सेट्स क्या है। ये व्हाट इज अ सेट। तो सेट के बारे में हम लोगों को पता है कि सेट क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें वर्ड वेल डिफाइंड जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा समझने का है कि हाँ चलो भाई, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ये जो वेल डिफाइंड हम लोग लिख रहे हैं कि इट इज वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड मीन्स हम लोग समझेंगे ये कि वेल आइडेंटिफाइड, मतलब उस कलेक्शन के मेंबर्स को हम लोग आइडेंटिफाई तुरंत कर सकते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो अगर उस स्कूल के किसी बच्चे को के बारे में इंक्वायरी की जाए कि वो उसका मेंबर है या नहीं, तो आप क्विकली यस या नो में आंसर कर सको। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि उसके सारे मेंबर्स वेल आइडेंटिफाइड हैं, मतलब अच्छे से हम लोग उनको खोज सकते हैं। सो दिस इज अ सेट। आप जहां नहीं समझोगे आप पॉइंट आउट करोगे। ओके, इसके बाद फिर हम लोगों ने समझा ये कि मेंबर्स ऑफ ए सेट किसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ ए सेट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। मेंबर्स ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है जिसको हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। वो सिंबल था अपने पास ये इस तरह का, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू या इज अ मेंबर ऑफ। तो अगर मान लो कि कोई एक सेट है अपने पास, हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नए हैं। तो अगर हम लोगों से कोई पूछे कि 5 इसका मेंबर है कि नहीं, 5 इसका मेंबर है कि नहीं, तो इमीडिएटली हम लोग कंक्लूड करेंगे कि नहीं नहीं 5 इसका मेंबर नहीं है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। हम लोग अगर अगर हम लोग देखें इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग कहें ऐसा, इस तरह की का सिचुएशन हो कि कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, मान लो कुछ भी, पटना, ठीक है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास दो तरीका है। एक को हम लोगों ने कह दिया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहने का मतलब ये कि हम लोगों ने उसकी टेबलिंग कर ली। हम लोग इसको इस तरह से करली ब्रैकेट लिखते हैं और इसके एलिमेंट्स को इसमें लिख डालते हैं। तो P A T N A। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि 2 बार ए टीचर ने लिख दिया तो कुछ गलत कर दिया, नहीं, हम लिख सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वी शुड नॉट रिपीट इट, वी शुड नॉट रिपीट इट, वी शुड नॉट रिपीट एनी एलिमेंट। हम लोगों को किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना चाहिए। माइंड इट, अगर हम रिपीट करते हैं इट वोंट बी इनकरेक्ट, लेकिन हम लोगों को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसको हम लोग यूजुअली लिखते हैं ऐसे, पी ए फिर पी एन, ठीक है। इसी बात को अगर मान लो हम लोग कभी कहें कि नहीं, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा लिखे इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल फॉर्म, सेट बिल्डर या रूल फॉर्म। तो सेट बिल्डर या रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस चीज को, तो हम लोग एक बार ऐसे करली ब्रैकेट डालेंगे, फिर बताएंगे कि इसका इस करली ब्रैकेट का मतलब सेट। तो इस सेट, हाँ ध्यान रहे बेटा, यहाँ पर एक बात नोट करो अपनी उस कॉपी में जो मैंने कहा कि आपके बगल में होनी चाहिए, कि कहीं पर भी करली ब्रैकेट लग जाए, सेट का सिंबल दिख जाए, कहीं पर भी सेट का सिंबल दिख जाए, जहां पर मैं थर्ड के रूप में बोलूंगा उसका सीधा संबंध 12 से है, कहीं पर भी करली ब्रैकेट लग जाए मतलब सेट बन जाए, तो हमको यही समझना है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, कोई इसमें ऐसा एलिमेंट नहीं छूट रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। मतलब जो इस प्रॉपर्टी को कैरी करता हो वो सारे एलिमेंट्स इस करली ब्रैकेट के भीतर होंगे, और वो एलिमेंट्स जो उस प्रॉपर्टी को कैरी नहीं करते हैं वो इसमें नहीं होंगे। मतलब समझो ना कि एक बाउंड्री खींच दिया और कह दिया कि भाई यहाँ वही लोग रहेंगे
जो ब्लैक शर्ट पहन करके आए, ब्लैक शर्ट पहन करके आए, इसका मतलब ये कि जो ब्लैक शर्ट पहने हुए है वो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर नहीं होगा, उसको जबरदस्ती ला करके यहाँ रखेंगे। दूसरी बात कि जो ब्लैक शर्ट में नहीं होगा वो कभी भी इस कर्ली ब्रैकेट के भीतर इसके अंदर नहीं होगा, उसको बाहर ही रहना है। मतलब सेट अपने आप में इस बात का मतलब लेकर के रखता है, सेट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इसमें उस प्रॉपर्टी को रखने वाले सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उस प्रॉपर्टी को कैरी नहीं करता। तो यहाँ पर इसके लिखने का तरीका आप जानते हो, लिखते हैं एक सच दैट, मतलब हम कह रहे हैं कि इस सेट का मेंबर है एक्स, एक्स इसका मेंबर है। अब एक्स क्या है तो इसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं कि भाई एक्स क्या है, तो सच दैट, एक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड पटना, हो गया। ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग रूल मेथड बोलते हैं या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एक भी हो सकता है, हो सकते हैं अधिक भी हो सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखें। देखिए इसके बाद हम लोगों ने कलेक्ट किया टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, चलिए टाइप्स ऑफ सेट्स। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोगों ने कुछ कुछ सेट्स को पहले से जान रखा है, लेकिन कभी कभी हम लोग दिक्कत में पड़ते हैं। जैसे एक इसमें हम लोगों ने कहा कि फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट किसको कहेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसको कहेंगे बेटा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन हो। नहीं, नोन तो सब में होते हैं, सेट लग गया मतलब नोन है। फाइनाइट सेट का मतलब ये हुआ ना कि जिसमें अगर हम काउंटिंग शुरू करें, उसके एलिमेंट्स को गिनना शुरू करें तो गिनती का अंत होना चाहिए, ठीक है। इसी को ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जिसमें जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। कहने का मतलब ये कि उनकी काउंटिंग अगर शुरू करें तो उसका अंत जरूर हो। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल अपने पास था, कलेक्शन ऑफ ऑल द लीव्स ऑफ द ट्रीज इन अ जंगल बाउंडेड बाय अ बाउंड्री, मतलब किसी बाउंड्री के भीतर रहने वाले जितने भी पेड़ हैं उनकी पत्तियों का कलेक्शन, इट इज अ फाइनाइट सेट। ये बहुत होते हैं, बहुत 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 होते हैं, शायद गिनने में आपको कई 100 वर्ष लग जाए, लेकिन ये एक फाइनाइट सेट है, इसलिए इसकी काउंटिंग का अंत होगा ही होगा। तो ये फाइनाइट सेट हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो तो इस कलेक्शन को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम लोग गिनना शुरू करें तो इसका कभी अंत नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने 3 और नाम रखा, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट किसको कहेंगे, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, हाँ, मतलब एक ऐसा जिसको आप कह सकते हो मनी विदाउट मनी बैग, मतलब इट इज सपोज दैट मनी should carry some money bag should carry some money, but suppose that if it is not carrying some money then still it is called a money bag। तो किसी मनी, खाली मनी बैग की तरह है अपना ये एम्प्टी सेट। इसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे ऐसा वाला या फिर ऐसा वाला। चलिए ठीक है, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट मतलब जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक एलिमेंट होगा, जैसे मान लो ये सिंगलेटन सेट है। इक्वल सेट्स किसको कहेंगे, जब किसी दो सेट के एलिमेंट्स इक्वल नंबर में हो और आइडेंटिकल हो, या आप इसको ऐसे समझो कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और दूसरा सेट भी पहले सेट का सबसेट हो, तो हम लोग कहते हैं कि A इज इक्वल टू बी। एक सेट अगर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है जितना उसमें है, और दूसरा भी पहले सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, इसका मतलब हुआ कि दोनों सेट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं और सेम एलिमेंट्स रखते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट्स रखते हैं, तो हम कहेंगे कि इक्वल सेट्स है। ओके, चलिए ये सब इंट्रोडक्टरी है, जो पिन पॉइंट है वो मैं कहूंगा। चलिए कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर किसको कहेंगे बेटा,
कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? तो कार्डिनल नंबर हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अपने पास एक सेट है ऐसा, नाम है इसका ए, 1 2 3 1 5, फिर याद रखना इसमें मैंने 2 बार ये 1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सेट नहीं है। ये गलती कभी नहीं करना, ठीक, ये गलती कभी नहीं करना, ये एक सेट है, यस सर। नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि इसका कार्डिनल नंबर बताओ, कार्डिनल नंबर, आज से इसका एक दूसरा नाम भी यूज करना शुरू कर दो, ठीक है? ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट। जब हम लोग इसको लिखते हैं तो इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं दोनों दिमाग में रखना है, एन ए, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? एन ए या ऐसे भी लिखते हैं। ऐसा हम लोग बाद में लिखा करेंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिस में रखेंगे एन ए को। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए। सेट ए के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो डिफरेंट हैं, उनकी गिनती कर लो। तो एन ए कितना होगा बेटा? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट? 1 2, हाँ, यस यस यस, देयर यू आर। सो इट इज 4। तो हम लोग कार्डिनल नंबर 4। अब तुम ही बताओ कि अगर ऐसे लिखा जाए तब भी कार्डिनल नंबर 4 है, और अगर ऐसे लिखा जाए तब भी कार्डिनल नंबर 4 है, तो हम ऐसा क्यों ना लिखें? हम क्यों बेमतलब का एक्स्ट्रा लिखें? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वी शुड नॉट रिपीट द एलिमेंट, वी शुड नॉट रीराइट द एलिमेंट। ओके, सो दीज आर नोन टू अस। चलिए हम लोग इसको देखें। एक टर्म आता है यहां पर, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। देखिए, इसमें कहा गया हम लोगों से, इसमें कहा गया ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स या और डिसजॉइंट सेट्स, ये दो सेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक सेट ए है, एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं मान लो कि 2 4 6 7। तीसरा सेट सी है, मान लो इसके एलिमेंट्स हैं 6 7, ठीक? तो ए एंड सी, these two are disjoint sets, ठीक है? ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए कि ए और सी सेट का अगर इंटरसेक्शन करें तो ये फाई है। मतलब these two have no common elements, इन दोनों के कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। लेकिन अगर हम लोग ये कहें ए इंटरसेक्शन बी अगर लें, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, ये एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो हम लोग इसको कहेंगे ये ए और बी ओवरलैपिंग सेट है। क्या बोलेंगे? ए और बी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ए और सी को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट। तो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स एंड ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब देखो, इसमें अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोबेबिलिटी ये ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिमाग में रखें तो जनरली वहां पर हम लोग एक टर्म यूज करेंगे इवेंट, इवेंट जो इसी सेट की तरह होगा, सेट की तरह होगा, ठीक है? तो उसमें होता क्या है कि वो सारे सेट्स जो सैंपल स्पेस के सबसेट्स होते हैं उनको बोलते हैं इवेंट। सैंपल स्पेस के सभी सबसेट्स को बोलते हैं इवेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो यहां हम पढ़ रहे हैं। तो इवेंट टर्म वहां हम लोग यूज करेंगे सेट के बदले में। दूसरी बात ये, वहां जो यहां जिसको बोल रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स, यहां जिसको बोल रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स, उसके लिए वहां पर एक टर्म हम लोग यूज किया करेंगे, वहां पर हम लोग एक टर्म यूज किया करेंगे डिसजॉइंट सेट्स के बदले में हम लोग वहां पर एक टर्म यूज किया करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ठीक है, इवेंट्स। तो आप आज से अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये जो जिसको आपने लिखा डिसजॉइंट सेट्स,
इसको आप लिख सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा सेट्स ऑफ नंबर्स। तो सेट्स ऑफ नंबर्स क्या हुआ बेटा? सेट्स ऑफ नंबर्स कहने का मतलब सीधा सीधा हुआ कुछ अपने कॉमन से सेट्स जिनको हम लोग रिकॉल कर रहे हैं कि वो कौन कौन से सेट्स हैं। तो देखिए हम लोगों के पास था एक सेट एन, एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। गुड, नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से अगर हम लोग W कहें तो W हो गया सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह से Z या इसके लिए I लिखेंगे, वो इंटीजर्स के लिए होगा। इंटीजर। ठीक है, आजकल ये पॉपुलर होता जा रहा है। फिर इसी तरह से अगर R लिखेंगे तो मॉडर्न टाइम में आजकल R का सिंबल जनरली ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से Q लिखेंगे रैशनल के लिए। ठीक है, रैशनल के लिए। और Q के ऊपर में डैश, इसका क्या मतलब हुआ? Q डैश कॉम्प्लीमेंट। इररेशनल। हाँ, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट। Q डैश को जनरली हम लोग बोलते हैं इररेशनल का सेट, इररेशनल। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि हम लोग कहें C, तो C बता सकते हो किस चीज का सेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर। गुड, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी वेरी गुड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। चलिए ये सब हम लोग रिकॉल कर चुके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद यहां से फिर हमारे काम की चीज सामने में है। हम लोग कह रहे हैं सबसेट्स, हम लोग कह रहे हैं सबसेट्स। सबसेट किसको कहेंगे बेटा? तो सबसेट्स हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए अपने पास दो सेट है, मान लीजिए अपने पास दो सेट्स ए और बी। अगर ए और बी नाम के दो सेट्स ऐसे हैं कि उनके बीच एक रिलेशन है कि सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है, सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है, सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है तो हम कहते हैं कि ए, सेट ए सबसेट है बी का। ध्यान रहे पुराना सिंबल है सबसेट का ऐसा वाला, ये अब नहीं चलता है, ये ओल्ड सिंबल हो गया। इस सिंबल को अब हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इस सिंबल को अब हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग इसके बदले में यूज किया करते हैं इसको। तो हम लोग इसी सिंबल को यूज करेंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब हो गया कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। अच्छा एक बात बताओ कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो क्या इससे मुझको बी के एलिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी मिलती है? नो सर। नहीं मिलती है। No, मुझको केवल ये पता चलता है कि अगर ए का एलिमेंट, इफ ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो मुझको केवल ये जानकारी मिलती है कि बी में ये तीन तो होगा ही होगा, ये तीन तो होगा ही होगा। लेकिन ये नहीं पता है कि यही तीन होंगे कि इससे ज्यादा भी होगा, यही तीन होंगे कि इससे ज्यादा भी होगा। अगर यही तीन होंगे, अगर यही तीन होंगे तब भी ए बी का सबसेट कहलाएगा, लेकिन उस कंडीशन में ए और बी दोनों इक्वल भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट्स ज्यादा है इससे, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। तो इसका नाम पड़ गया प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। जब तक हम कह रहे हैं कि सबसेट है तब तक ये नहीं पता है कि ए बी के इक्वल है या ए बी के इक्वल नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है। जब तक हम लोग कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है तब तक ये नहीं पता चल रहा है कि ए और बी का रिलेशन पूरे तौर पर क्या है। क्या ए और बी दोनों एक ही सेट है, क्या ए से बिगर सेट है बी, ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि नहीं इट्स अ प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और ए और बी इक्वल नहीं है। दैट मींस ए से अधिक एलिमेंट बी में है। चलिए
ये सब कुछ हम लोगों को पता है। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर सबसेट कहा, इसी में दूसरे टर्म को भी एक बार कर लें, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट किसको कहेंगे बेटा? जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट अभी कंक्लूड किया कि ए अगर मान लीजिए इक्वल है बी के, सॉरी सबसेट है बी के, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और हम लोग कहेंगे कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। मतलब क्लियरली ए छोटा वाला सेट है और बी बड़ा वाला सेट है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई रटो रटाओ काम नहीं है, ये आपको केवल रिव्यू करते चलना है। जहां पर आपको थोड़ा लगे कि नहीं यू शुड हैव सम टाइम, आप मुझको नॉक करोगे। चलिए, यहाँ के बाद फिर हम लोग कुछ इससे कनेक्टेड प्रॉपर्टीज का काम कर लें, कि अगर मान लीजिए कि हम लोग कहें इससे कनेक्टेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें, डिस्कशन कर लें। तो देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि इसमें अगर हम लोग कह रहे हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो बात ठीक है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा, इसलिए कि ए के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे, इसलिए ए का सबसेट है। सेकेंडली, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये बात हमारे स्पेशल काम का है, ये हमारे स्पेशल काम का है कि एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। कि अगर मान लीजिए कि हम लोग एम्प्टी सेट लें, तो ये किसी भी सेट का सबसेट है, ये किसी भी सेट का सबसेट है। क्यों है? थोड़ा सा लॉजिक हो जाए। देखिए, हम लोगों ने डिफाइन किया कि अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो, तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। यहां देखो, पहला सेट है 5, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि इसके सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो तुम मेरी बात को कंडेम नहीं कर सकते। अगर मैंने कहा कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो तुम मेरी बात को अगर गलत साबित करना चाहते हो, मुझको झूठा दिखाना चाहते हो, तो तुमको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि देखिए सर, 5 में एक एलिमेंट है जिसका नाम x है, वो a में नहीं है। लेकिन आप ऐसा करने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, सो दैट आप कोई एग्जाम्पल दे करके ये नहीं साबित कर पाओगे कि अच्छा देखो, फिर से तुरंत रिज्वाइन कर लेना, समझे शिवम? स्पेशली तुमको मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी आदत नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब ये कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आइए इस बात को हम लोग समझें कि अगर हम लोगों ने कभी कहा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए सी का भी सबसेट होगा। मतलब हम लोग कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ए हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि ए नाम का सेट हो जिसके एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है, और मान लो कि बी नाम का एक सेट है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स तो है ही, इसके बाद भी दो एलिमेंट है 4 5। मान लो कि सी एक ऐसा सेट है जो बी से भी बड़ा है, मतलब बी उसका सबसेट है, तो इसका मतलब कि सी में बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5, मान लो कि 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट सी में होते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम लोग सपोज करें कि एक्स नाम का एक एलिमेंट ए में है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स का सारा एलिमेंट बी में है, तो एक्स बी में होगा। और हमको मालूम है कि एक्स का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट सी में है, तो एक्स सी में भी होगा। तो हमने क्या देखा कि x अगर a का एलिमेंट है तो वो c का भी एलिमेंट है। इसका मतलब a का सारा एलिमेंट c में है, इसका मतलब a इज अ सबसेट ऑफ c। तो स्टेटमेंट को फिर से एक बार रिकॉल करो, क्या कहा गया? कहा यह गया कि a अगर b का सबसेट है और b अगर a का सबसेट है, तो a सर्टेनली, यहां पर कुछ गड़बड़ है बेटा, यहां पर c होना चाहिए,
तो ए अगर बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट होगा। इसी तरह से ये लाइन तो हम लोगों ने देखा कि ए और बी अगर एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग आगे ध्यान दें तो नंबर ऑफ सबसेट्स, यहां से एकदम कॉन्शियस हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। यहां से आपकी रियल पढ़ाई जुड़ जाती है, मतलब 12th के पढ़ाई से सीधा सीधा संबंध जोड़ने वाला है, एकदम सीधा सीधा संबंध जोड़ने वाला है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स कभी नहीं भूलिएगा, ये आप 11 में कभी कभी मिस्टेक कर देते थे, 12 में तो एकदम नहीं कीजिएगा। इसलिए कि देखिए जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, देखिए मैं आपको इतना गिना रहा हूं, आपके होश उड़ जाएंगे कि इसका संबंध कहां कहां है। ये नंबर ऑफ रिलेशंस, तो रिलेशंस यहां आप पढ़ेंगे 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने होंगे, जो आपको बुक्स में नहीं दिखाई देंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। फिर आपको 2-3 चीजें और नहीं मालूम होंगी, जैसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रिलेशन आपको पढ़ना है, बुक में आपको दिखाई देगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। लेकिन आप देखोगे कि और भी कंपटीशन की दुनिया में 2 और नाम आपके सामने आएगा, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक के पहले ए लगा हुआ, असिमेट्रिक। इन सभी रिलेशंस के नंबर्स अगर आपको समझना है तो उसके लिए 2 चीजों की जानकारी होगी, एक तो सबसेट्स का कॉन्सेप्ट, इन नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे पता करते हैं, दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रियल नॉलेज। क्लियर? तो वहां आप पहुंचेंगे। फिर आपके सामने आएगा फंक्शन में, फिर से यही चीज होगा कि नंबर ऑफ, अब आप यहाँ फंक्शन 2 तरह का पढ़ोगे, 1-1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, या ऐसा कहो इंजेक्टिव फंक्शन जिसको 1-1 फंक्शन बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन जिसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये दोनों का निगेटिव पार्ट मतलब नॉन इंजेक्टिव मतलब मेनी वन, नॉन सर्जेक्टिव मतलब इनटू फंक्शन। तो ये 4 कैटेगरी हो गए, इनके भी नंबर्स कितने होंगे 100। तो ये सभी चीजों का संबंध यहीं से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा। इसलिए इसमें अगर आप स्मार्ट नहीं रहोगे तो कोई आपको सिखा ही नहीं पाएगा आगे की चीज। इसलिए कि आगे जब आप पहुंचे रहोगे और पीछे से कोई चलेगा तो आप पीछे ही मतलब जिसको कहते हैं ना घूमते रह जाओगे, आप आगे वाली बात नहीं समझ पाओगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस बनता है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस बनता है। तो देखिए, अगर अपने पास कोई एक सेट ए है, इसके कार्डिनल नंबर इन ए, जिसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होना चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए, या होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए, ठीक। तो मान लीजिए कि ये है अपने पास n, तो अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो ये कितना होगा बेटा, चलिए 2 to the power n। वैसे तो सर इसमें डिले नहीं होना चाहिए, डिले होने का मतलब है, देखो 2 to the power n, इसमें कहीं मिस नहीं करना। चलो एक लॉजिक देख लो, एक लॉजिक देख लो। मान लो कि अपने पास सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 करते हुए n तक, ठीक। अब तुम ये बताओ कि कोई अगर हम लोग सबसेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये जो मेंबर्स हैं 1 से लेकर के n तक के जो मेंबर्स हैं, इनके पास कितने चॉइसेस है उसकी बात करें। ये जो 1 है इसके पास 2 चॉइस है बेटा, या तो ये 1 इसके सबसेट का एलिमेंट होगा, मतलब ए के सबसेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, ए के सबसेट का एलिमेंट होगा या ए के सबसेट का एलिमेंट नहीं होगा। सो इस 1 को ऑपरेट करने का अपने पास 2 चॉइस है। सिमिलरली 2 के साथ भी 2 चॉइसेस है कि ये जो 2 है, या तो इसको अगर ऑपरेट करना है तो या तो इसको मैं यूज कर लूं किसी सबसेट में एक एलिमेंट के रूप में, या छोड़ दूं। इसका मतलब इस 2 के ऑपरेशन का, इसको हैंडल करने का फिर से 2 तरीका है। तो इस तरीके से इसके सारे एलिमेंट्स के 2-2 तरीके हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल की वर्क नंबर ऑफ जॉब्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ वेज निकालना है जॉब को कंप्लीट करने का,
कि अपना काम कितने तरीकों से हो सकता है, इनके सभी n एलिमेंट्स को कितने तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं, तो अपने पास निकल करके आया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 n टाइम्स। तो आप इसको अगर n टाइम्स ले जाओ तो देखते हो ये रिजल्ट यही होगा। इज इट क्लियर? तो आज से नहीं बोलना है, चलिए एक प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा ही एक छोटा सा प्रैक्टिस, हल्का फुल्का सा। चलिए मान लीजिए, चलिए आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूं। मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे दूं सेट B इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, सेट C दे दूं 4 5 6 2। मुझको एक बात बताओ कि सबसेट्स ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स, अभी आगे फिर से देखेंगे इसको और भी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B इंटरसेक्शन C, बोलो कितना होगा? पाई होगा, कोई तो इक्वल नहीं है। 2 एक है बेटा, सर 2 होगा। यस हाँ 2। ठीक है। पहला काम ये करो कि जब भी कभी कोई पूछे ना, एक आदत बना लो, कोई भी आदमी अगर कहे नंबर ऑफ सबसेट्स तो पहले तो 2 लिख लो, ठीक, पहले 2 लिख लो। अब ये डिसीजन लो कि इसके ऊपर में पावर कितना होगा, ठीक है, इसके ऊपर में पावर कितना होगा। तो इसके ऊपर में पावर कितना होगा बेटा? बहुत बहुत सिंपल है, हम लोग जिसको खोज रहे हैं, जिसका सबसेट खोज रहे हैं, उसमें खोजेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब 2 to the power 1 दैट मींस 2। चलिए अभी और इसकी प्रैक्टिस आपके सामने आने वाली है। चलिए देखिए, फिर हम लोग पावर सेट बोल रहे हैं, तो पावर सेट आप बता दो किसको कहते हो? पावर सेट का मतलब हो गया सर सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। गुड। पावर सेट ऑफ ए अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये कलेक्शन होगा उन सभी सेट्स का जो कि इस सेट के सबसेट्स हैं। मतलब सेट ए के सभी सबसेट्स के कलेक्शन को बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, ठीक। तो एक बात बताइए मुझको कि अगर एन ए इज इक्वल टू एन है तो एन पी ए कितना होगा? सर 2 to the power n। फर्स्ट क्लास, इसलिए कि पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने उसके सबसेट्स हैं। पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने ए के सबसेट्स हैं। ए के अगर सबसेट्स 10 हैं तो पावर सेट में 10 एलिमेंट होंगे। तो हमको मालूम है कि ए के नंबर ऑफ सबसेट्स को अगर जानना है तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके होते हैं 2 to the पावर जितने इसमें एलिमेंट्स हैं। तो इसके एलिमेंट्स हम लोगों ने कहा कि n है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 to the पावर n। इसका मतलब इसके पावर सेट में भी एलिमेंट्स होगा 2 to the पावर n। ये नहीं भूलना है, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं इसको तो एकदम नहीं भूलना है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। इंटरवल्स रिकॉल कीजिए, किसको कहते हैं? हम लोग इंटरवल्स की बात करते हैं रियल इंटरवल में। इसका रोल बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब आपकी पढ़ाई में यहाँ वहां हर जगह पर इंटरवल आता रहेगा। जैसे जब आप पढ़िएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन कहाँ किस इंटरवल में इंक्रीज करता है, किस इंटरवल में डिक्रीज करता है, ये कब इंक्रीजिंग फंक्शन है, कब डिक्रीजिंग फंक्शन है, कब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो वहां आपका आंसर जो होगा वो इंटरवल्स में होगा। इसका मतलब इंटरवल्स की राइटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए इंटरवल की राइटिंग अगर हम लोग करें तो इतने तरीकों से कर सकते हैं कि जैसे अगर कभी हम लोग ये दिखाना चाहें कि x से मान लो कि ऐसे चीजों का कलेक्शन है जो a से ग्रेटर है, b से स्मॉलर है और x रियल नंबर है। अगर मान लीजिए ऐसा है तो इस चीज को हम लोग दिखाते हैं किस तरीके से बेटा? क्लोज्ड एंड ओपन। हाँ, बोथ द साइड्स ओपन, इसको सीधा सीधा ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिखते हैं a, b या फिर ऐसे ब्रैकेट डाल करके a, b। अगर मान लीजिए कि ये वाला जो सीन है
ये इसको मैं लिख रहा हूं ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सर बोथ साइड क्लोज। बोथ साइड ओपन, सॉरी क्लोज्ड, ऐसा लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये ऐसा लिखा हुआ हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक साइड ओपन और एक एक साइड एक ओपन साइड और एक open, साइड बी के क्लोज। तो साइड ऐसे क्लोज। कर करके ऐसे लिखेंगे, या फिर लिखेंगे Yes. हम लोग इस तरफ उल्टा कर देंगे ए, और इस तरफ सीधा ही रहेगा। इसी तरह से अगर रहेगा कि ए यहाँ ऐसा और इस तरफ बी, तो इसको हम लोग लिखा करेंगे ए के साइड क्लोज, बी के ए साइड के साइड ओपन। में हम लोग क्लोज कर देंगे, ये वाला क्लोज हो जाएगा, और बी के साइड ओपन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ओपन। चलिए दो और छोटा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक। मान लीजिए अगर कहा जाए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले ये डिसीजन लिया कीजिए कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, मतलब जिसको बोलते हैं बाउंड्री। आज से टर्मिनोलॉजी को रिपीट कीजिए, ठीक है? लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री। तो लोअर और अपर खोजिए। तो ये क्या कह रहा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हम लोग यहाँ रियल नंबर ही ले रहे हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब इसका वैल्यू 5 या उससे अधिक होना चाहिए। तो इसका लीस्ट वैल्यू कौन हुआ? 5 लीस्ट हुआ कि हाईएस्ट हुआ? 5 से 5 लीस्ट। 5 लीस्ट। इसका लीस्ट वैल्यू हुआ। तो हम पहले लीस्ट को लिखते हैं, फिर हाईएस्ट को लिखते हैं। तो हाईएस्ट का इसमें अंत नहीं पता है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी होगा। तो हमको मालूम है कि इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं होता है, तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5, और ओपन वाला साइड में लिख सकते हैं ऐसा। चलिए, अगर मान लीजिए x ग्रेटर देन 5 होगा तो दोनों तरफ ओपन कर लीजिए, 5 ऐसा या ऐसा कर लीजिए, 5 ओके। यहां सेम रह गया था, इसको ऐसे कर लीजिए। चलिए, ये बताइए फिर से आगे कि अगर लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, ये बता दीजिए मुझको, क्या करेंगे? सर माइनस Minus इनफिनिटी पे infinity ओपन से ब्रैकेट। मतलब इसका जो लो, ये जो 5 है ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, तो ये अपर बाउंड्री हुआ, और लोअर बाउंड्री नहीं पता तो माइनस इन्फिनिटी। इधर हम लोग ओपन कर देंगे और इधर क्लोज कर देंगे, या इसी बात को ऐसे लिख देंगे। चलिए, ओके, लीव दैट इज फेयर। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे बेटा? यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे? सर पावर सेट ऑफ Collection ऑल all सेट। of मतलब हम लोग कहेंगे सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन आवर डिस्कशन। सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन आवर डिस्कशन। सर अगर हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ऑल सेट्स तो पावर सेट ऑफ ऑल सेट नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते कि जब आप ऑल सेट कर रहे हो तो ये वेग है। लेकिन मान लीजिए आप कह रहे हो कि पावर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन डिस्कशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सेट्स हैं उनका एक सेट बना लें, फिर उनका सबसेट बनाएं, उन सबसेट का कलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप पावर सेट कर रहे हैं तो उसमें बहुत बहुत एरर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए नाम का एक सेट है 1 2 3 का, बी नाम का सेट है मान लीजिए 2 5 का, ठीक। अगर हम लोग कहें कि पावर सेट ऑफ दीज सेट्स, तो इन सेट्स का पावर सेट आप क्या बनाओगे? जो भी बनाओगे वो सेट होगा। लिसन, पावर सेट क्या होता है बेटा? पावर सेट सेट का सेट होता है। राजा का राजा है, महाराज है। पावर सेट का एलिमेंट सेट होता है। पावर सेट का एलिमेंट सेट होता है। जबकि अगर हम लोग एक सुपर सेट के रूप में ले लेते हैं, मान लो एक्स नाम का सेट,
जिसके एलिमेंट्स हो 1 2 3 से लेकर के 10 तक। ये बताओ, ये इन दोनों का सुपरसेट हुआ, x a और b दोनों का सुपरसेट हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट। इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट मतलब इनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो x में मिलेंगे, तो ये इनका यूनिवर्सल कहलाया। लेकिन आप देखो इस x का जो एलिमेंट है वो सेट कहाँ है? पावर सेट, सेट का सेट मतलब पावर सेट का जो भी मेंबर होगा वो सेट होगा। ठीक, तो आज से ये लाइन नहीं बोलेंगे हम लोग। यूनिवर्सल सेट मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन आवर डिस्कशन, मतलब सीधा समझो ना कि सभी सेट का दादा, सभी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें मिलेंगे, कुछ फालतू भी होंगे। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन हमारे डिस्कशन में है। अब इसके बाद आइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर हम लोग कहें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का सीधा संबंध है हमारे पास यूनिवर्सल सेट से। देखिए यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग बोल रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट अगर मान लीजिए जनरली ऐसे करके लिखा करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये 1 2 से लेकर के 10 तक है। अगर अपने पास एक सेट है A जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम लोग कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, तो इसके लिए सिंबल ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। ये वाला सिंबल जनरली हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज किया करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हुए, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें से यूनिवर्सल में से एक के एलिमेंट्स को अगर आप हटा दो, जिसको डिफरेंस भी पढ़ते हैं ऐसा, अभी आगे भी आएगा ऐसा, तो यूनिवर्सल में से ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो, तो उसको हम लोग कहेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा, ये हो जाएगा अपने पास 7 8 9 और 10 का सेट। देखिए इन चीजों को दिमाग में रखिए, ये सब रिकॉल वर्क है, इस पर बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करने वाले। आइए इस पर कि सबसे पहले ये सोचिए कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा। कहने का मतलब ये कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल में से आप एम्प्टी सेट को हटा दो। तो यूनिवर्सल में से एम्प्टी सेट को हटाओ मतलब कुछ नहीं हटाओ, इसका मतलब बच जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल में से नल सेट को हटा दो, कुछ नहीं हटा। यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट पता करना चाहते हो तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटा दो, कुछ नहीं बचेगा। तो ये दो तो हो गया। चलिए ये स्टेटमेंट हमारे काम का है। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कोई सेट ए है 1 से 6 तक, कोई दूसरा सेट उसका कॉम्प्लीमेंट है 7 8 9 10, तो आप एक बात बताओ, अगर कोई एलिमेंट, पहले एक चीज दिमाग में बैठा लो, जैसे ही तुमने कह दिया कि ये यूनिवर्सल सेट है, जैसे ही तुमने कह दिया कि ये यूनिवर्सल सेट है, तो एक चीज कंफर्म हो गया, एक चीज कंफर्म हो गया कि अब हम लोग किसी भी ऐसे नंबर का यूज नहीं करने वाले हैं जो इसमें नहीं पाया जाता है। मतलब जैसे ही किसी ने कह दिया कि यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 1 से लेकर के 10 तक, इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक के जो नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो नंबर्स हैं, इनको छोड़ करके कोई दूसरे नंबर की बात हम नहीं करेंगे, किसी दूसरे नंबर की बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट लो, तो इसका मतलब उसी 10 में से एक लो। तो अगर इनमें से किसी एक एलिमेंट को लो, 10 में से किसी एक एलिमेंट को, तो तुम क्या पाओगे, या तो वो ए में होगा या ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा, या तो वो 1 2 3 4 5 6 वाले सेट में होगा या 7 8 9 10 वाले सेट में होगा। जो ए में होगा
वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। जो ए में नहीं होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। मतलब इसमें जो होगा वो इसमें नहीं होगा, इसमें जो नहीं होगा वो इसमें होगा। मतलब ये दोनों समझो कि दो हिस्सों में बट गए, पूरा यूनिवर्सल सेट दो हिस्सों में बट गया। अब या तो कोई इसमें होगा या इसमें होगा, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता, या दोनों में नहीं हो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो किसी एक में होगा। यही यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स अगर ए का मेंबर है तो एक्स ए डैश का मेंबर नहीं है, ए अगर ए का मेंबर नहीं है तो ए डैश का मेंबर है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? नो सर। नो सर। No, sir. चलिए हम लोग ऐसे ही तेजी तेजी से काम करेंगे। ये रिकैपिचुलेशन क्लास है, थोड़ी हम लोग इसमें सबको थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ऑपरेशन ऑफ सेट अगर हम लोग कहें, कहाँ मैंने भगा दिया, चलो ऑपरेशन ऑफ सेट्स अगर हम लोग कहें, देखो ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात अगर हम लोग कहें तो इसमें यूनियन आता है। यूनियन का मतलब अभी आप जान रहे हो, बस केवल ऐसे ही छोटा सा एक हल्का सा हो जाए एग्जांपल 1 2 3 अगर है, और बी अगर हम मान लीजिए कि 2 4 6, तो हम लोग इसके सिंबल को ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है 1 2 3 4 6। और इसी चीज को अगर हम लोग अगर दिखाते हैं वेन डायग्राम से, तो ये यूनिवर्सल सेट दिखाते हैं। एक सेट ऐसा बनाया, एक सेट ऐसा बनाया, ये ए है, ये बी है, ये पूरा का पूरा कहलाता है ए यूनियन बी। यहाँ जो बात आपको नोट करना है वो ये नोट करके रखिए, कहीं ये लिखा हुआ मिले तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो मेंबर जो है वो एटलीस्ट 1 में है। ठीक है, इट्स मेंबर, इट्स एलिमेंट in at least one of them, इनमें से किसी एक में, कम से कम एक में है या दोनों में है। ये लाइन याद रखना है, यही काम का है, बाकी सब आपको मालूम है, ये आपको पिन करना है कि ए यूनियन बी जब लिखा रहे तो आपको ये समझना है कि इसका जो एलिमेंट है या तो किसी न किसी एक में है या दोनों में है। चलिए ये लाइन आपको पिक करना है, ये ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, फिर इसके बाद छोटा सा ऐसा ही प्रॉपर्टी जो आपको पता है, फिर भी देखिए अगर हम लोग कहते हैं ना कि एक्स मेंबर है ए यूनियन बी का, तो अभी मैंने आपको क्या कहा, ये जो एक्स है ये एक्स या तो ए में पाया जाएगा या ये एक्स बी में पाया जाएगा, या ये एक्स दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा। मतलब उन दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा, इनके इंटरसेक्शन में होगा। देखिए जब कभी लिखा रहे और ऐसा, तो इसका ये 3 मतलब होगा, हुआ ना, एटलीस्ट वन या तो इसमें या इसमें, मतलब कम से कम इन दोनों में से किसी एक में, एग्जैक्टली इन ए और एग्जैक्टली इन बी, या बोथ ए एंड बी। इसी तरह से ये लाइन कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये काम का लाइन है। अगर आपसे कोई कहे कि ए एक्स जो है वो ए यूनियन बी में नहीं है, देखिए अगर है तो इसमें श्योरिटी कम है। अगर ए यूनियन बी का मेंबर है एक्स, तो आप श्योर नहीं है कि एक्स ए में है कि बी में है कि दोनों में है। आप श्योर नहीं है कि एक्स ए का मेंबर है कि बी का मेंबर है कि दोनों का है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि एक्स ए यूनियन बी का मेंबर नहीं है, तो आप श्योर हो कि एक्स ना तो ए में है और ना ही बी में है। अगर किसी एक में होता तो उसके यूनियन में आ जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए एक एक्स जो है, मान लीजिए कि कोई नंबर 1 2 3 है, और मान लीजिए सेट बी में एलिमेंट्स अगर कुछ है, अगर हम लोग कह दें कि ए यूनियन बी का एक मेंबर 5 भी है और कुछ है, तो इसका मतलब ये 5 सर्टेनली बी में अभी होगा अगर हम ए जान रहे हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि ये 5 एक्स यूनियन वाई में है,
तो हम नहीं बता सकते कि ये 5 x में है कि y में है। लेकिन अगर कोई ये कह देता है कि 5 does not belongs to C यूनियन D, तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर C में होता तो उसके यूनियन में आ जाता, D में होता तो उसके यूनियन में आ जाता, अगर दोनों में होता तब भी यूनियन में आ जाता, लेकिन अगर उसके यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब दोनों में से किसी में नहीं। चलिए ये बात रटना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। इसी के बाद थोड़ा सा और देखिए, अगर हम लोग कहते हैं कि ए यूनियन बी की बात करते हैं, सबसेट्स का कहानी हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए सेट्स का सीधा संबंध सेट्स का सीधा संबंध आपके प्रोबेबिलिटी पर है, प्रोबेबिलिटी से है। अगर सेट का नॉलेज अच्छा नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का नॉलेज आपका अच्छा नहीं है। इसलिए इन छोटे छोटे रिजल्ट्स को आपको दिमाग में रखना है। कोई एक्सरसाइज आपको नहीं बनाना, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग कहें तो इस बात को क्या कहना चाहते हैं सो समझे। A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब आप बताओ कि A यूनियन B बना कैसे। तो A और B दोनों के एलिमेंट्स को मिलाने से बना। A और B दोनों के एलिमेंट्स को मिला दिया हमने तो A यूनियन B बना। तो साफ बात है कि उसमें A के सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे, उसमें B के भी सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में होगा, मतलब A सबसेट होगा A यूनियन B का। इसी तरह से B के भी सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में पाए जाएंगे, इसका मतलब B भी सबसेट होगा A यूनियन B का। इसी तरह से हमको मालूम है कि A यूनियन B और B यूनियन A, इसको बोलते हैं कौन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव 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 का मतलब होता है अदला बदली। आपने एक के सीट पर दूसरे को रख दिया, दूसरे के सीट पर, जैसे आप दो दोस्त बैठे हुए हो, आप दोनों ने अपने सीट को अदला बदली कर लिया, आप इधर चले गए वो इधर चला आया, तो आप कहोगे कि आप दोनों कम्यूट हो गए, आप दोनों कम्यूट हो गए। तो यूनियन कम्यूटेटिव होता है, मतलब उसमें अदला बदली कर सकते हो। ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब यूनियन एसोसिएटिव भी है कि अगर मान लीजिए कि आप ब्रैकेट के भीतर इसको रखते हो, मतलब ए में यूनियन करते हो इन दोनों के यूनियन को, इन दोनों का आपने यूनियन पहले कर लिया, उसके बाद ए के साथ यूनियन करते हो, या फिर आप पहले ए और बी का यूनियन कर लो और उसके बाद सी का इसके साथ यूनियन करो, तो दोनों सेम होता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए ये सब बहुत काम का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको है, एक बार रिव्यू हो जाए। ये बताइए मुझको, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? अभी हम लोगों ने कहा ये था कि ए अगर मान लीजिए 1 2 3 है, चलिए 1 3 5 है, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट मान लीजिए 1 से लेकर के 6 तक है, मान लीजिए 1 से लेकर के 6 तक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया 1 3 5, इसमें से आप हटा दो तो 2 4 6। अब इसमें देखो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दें तो फिर से यूनिवर्सल मिल जाएगा, मतलब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह से ए को अगर मिला दो पूरे यूनिवर्सल में तो कुछ नया बनेगा बेटा? यूनिवर्सल में ए के सारे एलिमेंट्स हैं, तो यूनिवर्सल में आप ए को मिला दो, कोई अंतर नहीं पड़ा, पहले से जो था वही रह गया, तो ये यूनिवर्सल होगा। इसी तरह से अगर ए में आप कुछ भी नहीं मिला है, यूनिवर्सल सॉरी एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपने मिक्स किया तो कुछ भी नहीं किया, तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, वही रह गया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए नो सर। हाँ बस ऐसे ही हम लोग बहुत तेजी से इसको कवर अप करेंगे, इसमें देरी नहीं लगानी हम लोगों को। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स अभी हम लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए कि ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और मान लीजिए कि बी का एलिमेंट है अपने पास 2 4 6, तो हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं
इसमें इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन करते हैं 2 4। ठीक, इसमें साफ बात आप देख रहे हो कि x अगर हम लोग कहें कि a इंटरसेक्शन b का मेंबर है तो x क्या होगा, a और b दोनों में होगा तभी इसके इंटरसेक्शन में आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कह देते हैं कि x a इंटरसेक्शन b का मेंबर है तो इसका मतलब x जो है वो a का भी मेंबर होगा और b का भी मेंबर होगा। चलिए इसके नेगेटिव पार्ट पर आएंगे। x is not a member of a intersection b। देखिए ये श्योर पार्ट है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसमें फिर कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या हुआ, अगर आप कह रहे हो कि x a इंटरसेक्शन b का कॉमन मतलब a और b का कॉमन एलिमेंट नहीं है, a और b का कॉमन एलिमेंट नहीं है, तभी ना इसमें नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 10 इसमें नहीं है तो गलत तो मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 इसमें नहीं है। ये यहां पर पता चलता है कि ये 1 ए में है, बी में नहीं है। लेकिन यहां पर जो 10 है ना तो ए में है ना बी में है। क्लियर? तो कहने का मतलब कि हम लोग श्योर ही नहीं है कि अगर x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b है तो इसमें हम श्योर ही नहीं है कि क्या पोजीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x या तो a में नहीं है या फिर x b में नहीं है या दोनों में नहीं है, तभी कॉमन नहीं है। तो देखो ये कंफ्यूजन वाला आ गया। यूनियन वाले में रिकॉल करो, यूनियन वाले में क्या देखे थे, यूनियन वाले में क्या देखे थे कि x अगर तो यूनियन वाले में पहला कंफ्यूजन ये श्योर नहीं था, ये कंफ्यूजिंग था। ठीक है, और जब हम कह रहे थे कि नॉट ए यूनियन बी तो ये श्योर था। इसमें हमको मालूम था कि अगर ऐसा है तो ए डज नॉट बिलोंग टू ए होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी होगा। चलिए इसको कुछ रटिए उटिए मत, ये सब बस आपका रिकैपिचुलेशन है, इसको रट्टा नहीं मारना है। ये रटने से आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिव्यू करवाया जा रहा है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी भी कम्यूटेटिव है और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। कहने का मतलब ये एसोसिएटिव है, जैसे यूनियन था। ये सब आपको पता है, जस्ट रिकॉल वर्क हो रहा है। जहां आपको लगे कि हाँ आपको चाहिए थोड़ा सा तो आप मुझको रोकेंगे, मैं इसको तेजी से निकाल रहा हूं। देखिए ये अगर कह दें कि ए इंटरसेक्शन 5 तो ए इंटरसेक्शन 5 मतलब ए और 5 का कॉमन एलिमेंट, बोलिए क्या होगा ए और 5 का कॉमन एलिमेंट 5 होगा। इसमें कुछ होगा ही नहीं, 5 में कुछ था ही नहीं। तो जब 5 में कुछ नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कहें कि चलो इसका कॉमन एलिमेंट निकालो तो 5 होगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए और यूनिवर्सल सेट के बीच में अगर हम लोग इंटरसेक्शन कर दें, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर दें मतलब यूनिवर्सल और ए में कॉमन, तो भाई यूनिवर्सल में तो सारा एलिमेंट है ही पहले से, नहीं यूनिवर्सल में तो सारा एलिमेंट पहले से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग उसमें कॉमन खोजेंगे तो वो सब मिल जाएगा जो ए में था, तो इसका मतलब ये ए होगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बोलो, कुछ मिलेगा क्या? नो सर। क्यों नहीं मिलेगा? नो सर, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप समझिए, ब्रैकेट ब्रेक करने वाला नियम है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है। तो आप समझो ना कि आपके सामने प्लस दिया हुआ है, जैसे कैसे लिखते हो एक्स इंटू, प्लस नहीं करो इसको इंटू कर दो, x इंटू वाई प्लस जेड। तो इसको क्या लिखते हो, x इस इंटू को इसके साथ करते हो, फिर प्लस ये वाला लिखते हो, फिर इसको इसके साथ इंटू करते हो। यही चीज तो यहाँ देख रहे हो कि ये इंटू की जगह है, तो आप पहले ए यूनियन बी कर रहे हो, फिर जैसे ये प्लस साइन था
वैसे ही ये इंटरसेक्शन का साइन आया, ठीक है। और फिर ए को इसके साथ करोगे, ए यूनियन सी, यही अपना कहलाया डिस्ट्रीब्यूशन, बट बांटना। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको बांट दिया दो हिस्सों में, तो ये कहलाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी होता है, यूनियन में भी होता है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलिए, No, No, sir. sir. हाँ, डिफरेंस ऑफ ए सेट। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डिफरेंस ऑफ ए सेट किसको कहते हैं, हम लोगों ने अभी अभी काम भी किया था इस पर। तो डिफरेंस ऑफ ए सेट, मान लीजिए कि ए जो है एक 1 2 3 4 5 का सेट है, और बी जो है वो मान लीजिए कि इसमें 2 4 8 है। तो अगर कोई हमसे कहे ए डिफरेंस बी बताओ, तो ए डिफरेंस बी का मतलब हो गया कि जो ए में एलिमेंट है उसी को लिखना है, लेकिन ए के उन्हीं एलिमेंट्स को लिखना है, ए के उन्हीं एलिमेंट्स को लिखना है जो एलिमेंट बी में नहीं पाए जाते हैं। तो ए डिफरेंस बी में जब हम लोग लिखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे एक्सक्लूडिंग बी का एलिमेंट। तो देखो ए में 1 है, बी में नहीं है, ए में 3 है, बी में नहीं है, ए में 5 है, बी में नहीं है। इसी तरह से बी डिफरेंस ए अगर कोई हमसे पूछे तो हम लोग कहते हैं कि चलिए बी का एलिमेंट लिखना है जो ए में नहीं है, तो 2 ए में है नहीं लिखेंगे, 4 ए में है नहीं लिखेंगे, 8 केवल बी। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ओनली ए, और इसको पढ़ सकते हैं ओनली बी। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. ए No, डिफरेंस sir. बी और बी डिफरेंस से इक्वल नहीं होता है, No. मतलब यूजुअली इक्वल नहीं होता है। अगर इक्वल हो गया तो इसमें चिंता नहीं करनी है, ठीक है। देखिए, ये सबसे काम का है, ये प्रॉपर्टी को एकदम याद रखना है बेटा, इसलिए कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग अभी अभी कुछ दिन पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो उसमें भी बार बार दोहरा रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो करेंगे क्या, ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इनके बीच में यूनियन का जो सिंबल था उसको इंटरसेक्शन कर देंगे। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन करेंगे। इसको पहले आप लोग दिमाग में बैठाओ, इसको नोट करके रखो, ठीक है, उसको नोट करके रखो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. देखो इसके बाद ये वाला एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन आज करेंगे बस, उसके बाद फिर सेट्स का काम कंप्लीट, उसके बाद कुछ नहीं करना है मुझको। इस बीच में अगर मान लीजिए कि सेशन एंड हो जाए तो हम लोगों का टाइम 10 बजे तक का है, तो हम लोग 5 ही मिनट के लिए जुड़ेंगे। चलिए देखिए, ये अगर कहा जा रहा है ना कि एन ए यूनियन बी, थोड़ा और बड़ा करो, एन ए यूनियन बी मतलब ए में और बी में जो एलिमेंट्स हैं इनका अगर हम लोग कलेक्शन करें, मतलब एन ए यूनियन बी, तो ये जो कलेक्शन होगा ये होगा अपने पास एन ए के सारे एलिमेंट्स प्लस बी के सारे एलिमेंट्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा, एकदम अगर अच्छे से पढ़े रहोगे इसको तो ये अगर अच्छे से तुमको याद रहेगा तो जहां मौका मिलेगा आपको डी अरेंजमेंट सिखा दूंगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन कि 4 लोग हैं, 4 लेटर लिखे गए, 4 लिफाफ है उनके नाम का, मतलब 4 एड्रेस वाला लिफाफ है, 4 लोगों का के नाम का लेटर लिखा गया या इनविटेशन कार्ड है, उनको हम कितने तरीकों से उन लेटर्स में क्या बोलते हैं लिफाफ में डाल सकते हैं उन लेटर्स को या इनविटेशन कार्ड्स को जिसमें कोई अपने सही इन्वेलप में ना हो। मतलब कोई भी, जैसे मनोज के नाम का एक इनविटेशन कार्ड है, मान लो कि आरुषि के नाम का, अवंतिका के नाम का है,
या मान लो रुद्र के नाम का है या मृदुल के नाम का है, ये 5 लोग हैं, 5 लोगों के नाम का एड्रेस लिख करके इन्वेलप रखा गया और इनके नाम का 5 लोगों के नाम का जो इनविटेशन कार्ड है उसको किसी को एक जिम्मेवारी दी गई कि देख यार बदमाशी करनी है, उसको तो सही जाए नहीं, किसी को भी सही नहीं जाए, तो कितने तरीकों से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। ये अगर आपको समझना है या इसी तरह की चीजें समझनी है, नंबर ऑफ फंक्शंस में आपको जो टिपिकल चीजें समझनी है जो मैं आपको समझा सकता हूं, वो इन छोटे छोटे चीजों पर जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें काम बड़ा आसान है। आप क्या देखते हो, पहले क्या करते हो, आप करते हो सिग्मा ए आई। सिग्मा ए आई मतलब कि जितने सिंगल सेट्स हैं उनका समेशन, मतलब एन ए आई कहना चाहिए इसको, एन ए आई, सिग्मा एन ए आई, सिग्मा एन ए आई। ठीक है, मतलब आप सिंगल एलिमेंट्स वाले जितने भी हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप ऐड करते हो, फिर करते हो माइनस करते हो किसको, सिग्मा एन ए आई और इसके बाद इंटरसेक्शन ए जे, मतलब जो दो वाले जितने भी सेट्स हैं उसका आप सब्ट्रैक्शन करते हो। यही काम आप एकदम बड़े करते हो, एन एलिमेंट्स में भी कर सकते हो, जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं 3 का ले रहा हूं। तो पहला जो होगा वो होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एक वाले का समेशन। ठीक है, उसके बाद फिर करेंगे माइनस दो वाले का, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, दो वाले का सब्ट्रैक्शन, फिर 3 वाले का एडिशन। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जितना भी 3 का बने, तो यहाँ तो 3 ही था तो 1 ही बनेगा, 5 रहता तो ज्यादा बनता। अब इसको अगर चाहे तो सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एन ए आई माइनस सिग्मा ऑफ एन ए आई इंटरसेक्शन जे आई प्लस सिग्मा ऑफ एन ए आई इंटरसेक्शन ए जे ओके, एन ए आई माइनस एन ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस एन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के। देखिए जो इसमें कहा गया उन चीजों को एकदम अच्छे से मन में बैठा लीजिए, और दूसरी बात ये कि थोड़ा अपग्रेड कीजिए, अब सिग्मा नोटेशन को यूज करना सीख जाए। ठीक है, अब आप 11 से 12 की ओर बढ़ो, दिस इज रिकैपिचुलेशन क्लास। आप जो है रिकैप कर रहे हो, उन चीजों को रिकॉल कर रहे हो, तो उसमें से जो चीजें आपको आगे आने वाला है, जो आपको फेस करना है, उससे आप फैमिलियर हो रहे हो और उन चीजों को थोड़ा अलग तरीके से ढाल रहे हो। तो ये एक लिखने का अंदाज आपको याद रहेगा। हेलो, यस सर। Yes, sir. ये लिखने का अंदाज चाहिए मुझको, ये नेसेसरी है, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर आपका आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आज के काम का अंतिम। देखिए एक कहा जा रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स we found 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 had, मतलब इसमें 3 है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो पहले हम लोग एज यूजुअल, आप जानते हो ऐसा नहीं है कि कुछ मैं सिखा रहा हूँ ये मान के नहीं चल रहा हूँ, मुझको पता है कि आपको पहले से मालूम है, मैं केवल रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए ये 3 सेट हो गया,
ये मान लीजिए कि मैथमेटिक्स वाला है, ये मान लीजिए कि फिजिक्स वाला है, ये केमिस्ट्री वाला है। अब इसमें कहा जा रहा है ना ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब इसमें कहा क्या जा रहा है, पहले तो हम लोग इसमें फिलिंग करते हैं जो ऑल वाला हो। तो 3 हैज टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे हम लोग। फिर दो वाले को फिल करते हैं। तो 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 होने चाहिए। तो ये दोनों मिलकर के देखो, ये दोनों हिस्सा मिलकर के फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यहाँ 1 होना चाहिए। जहां दिक्कत हो आप कहोगे 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स 9 है, तो मैथ होगा और फिजिक्स में यहाँ पर है तो 9 है, तो यहाँ पर 6 होगा। वेरी गुड, राइटली सेड। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 जो है वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया है, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का ये वाला कॉमन है, तो 5 है तो ये 2 होगा। वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद फिर हम लोग चले आए 1 पर, तो 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 केमिस्ट्री लिया, तो भाई केमिस्ट्री के लिए अब केवल ये बचा है और टोटल मिलके होना चाहिए 11, तो 5 + 1 6 हो गया, तो ये 5 बचा। गुड। 12 हैड टेकन फिजिक्स, तो 12 फिजिक्स है, तो फिजिक्स पूरा था, 12 मिलकर के होना चाहिए, तो यहाँ तक 10 है तो ये 2। गुड। इसके बाद 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 है जो कि मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो 9 और 4 हो गया। अब इसमें टोटल स्टूडेंट्स थे 25, तो अब हम लोग गिन करके देखें तो कितना हो गया, तो अच्छा है पहले मैथमेटिक्स वाला देखें, ये मैथमेटिक्स टोटल हो गया 15, 5 20 23, तो ये टोटल मिलकर के 23 है, तो इसका मतलब बचा हुआ 2 इसमें होगा, बाहर में होगा। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार यस सर। हाँ, अब इन क्वेश्चंस को एक बार केवल कर करके देख लें, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को एक बार अगर करके देख लें हम लोग तो बात खत्म। देखिए ओनली केमिस्ट्री, बताइए कितने लोग होंगे? ओनली केमिस्ट्री वाला ये 5, वेरी गुड। चलिए ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स 4, ओनली फिजिक्स 2 गुड। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो लेकिन मैथमेटिक्स नहीं हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट 1, गुड। Mathematics and physics but not chemistry, mathematics and physics but not chemistry 6 sir। Mathematics and physics, हाँ ठीक है, right, very good. Only one of the subject, only one of the subject 11 only one of the subject, 4 plus 5 plus 2, so 6 plus 5 11, at least one of the 3 subjects, at least one of the 3 subjects, 23 at least one of the 3 subjects 23 कहने का मतलब ये कि इनका यूनियन है ना, एटलीस्ट वर्ड जहां सुनिए तो समझिए यूनियन, तो यूनियन का आप खोजेंगे, यूनियन का खोजेंगे। एक तरीका ये भी था कि बाहर में 2 है, टोटल 25 है, तो 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो वो इनके यूनियन में मिले, तो इट इज 23। गुड। नन ऑफ द सब्जेक्ट्स 2, सो नाउ इट्स ओवर, मेरे बिहाफ से ये ओवर हुआ। ओके, हम लोगों का कभी कभी ऐसा भी सेशन होगा जिसमें कि एक साथ एक से अधिक टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा होने के कारण आप उसको केवल रिकॉल भी करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ऐसे ही आपका तेजी से सब कुछ निकलेगा। चलिए आप भी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन फंक्शन, जो कि आपके 12th से सीधा सीधा कनेक्ट होगा। ओके, हैव अ नाइस डे। यस सर, थैंक यू सर एक डाउट था Thank you, sir. और हाँ, डाउट बोलो। सर, इससे पहले वाले स्लाइड में इसके पहले वाले स्लाइड पे हाँ, ये सिग्मा नोटेशन वाला एक बार फिर से बता दीजिए। सिग्मा नोटेशन का मतलब हो गया कि अगर हम लोग कह रहे हैं इन ए आई, तो इसका मतलब हो गया इस नोटेशन में हम लोग कहना चाहते हैं कि ए आई
मान लीजिए आई का वैल्यू है 1 2 3, तो A1 A2 A3 इन सबों का सम, तो समझ गए सर। समझ गए, इनका Yes. सम। तो ये सिग्मा NAI का मतलब हो गया कि A1 A2 A3 इन सबों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम। और अगर हम कह रहे हैं AI इंटरसेक्शन AJ मतलब दो दो का, अगर हम लोग कह रहे हैं AI AJ AK तो तीन तीन का। कभी कभी इसको लिखते हैं A1, केवल इसको लिख देते हैं A1, इसको लिखते हैं A1 A2 और इसको लिखते हैं A1 A2 A3। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. ऑल राइट बेटा, ऑल राइट, Good night, sir. ऑल राइट बेटा।